Upper Study is a platform dedicated to school-going students of class 9th and 10th. A destination for the concept. We believe in laying the foundation of your career on solid concept and teaching beyond books. Upper Study will help you in understanding your career preferences through mentoring you by the experts of their respected fields. This will give you an aura of coaching and school at a single place. Here, interact with the students all over India to gain more insights. Do not limit yourself as the sky's limit with Upper Study. With teaching, hand-holding during crucial moments like board examination or string selections, we will be always there with you, like your mentors, teacher or guide. हेलो दोस्तों, वेलकम इन अपर स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सौरभ और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा एमटेक एनआईटी पटना से है। मेरा 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मैंने 9th-10th को मैथमेटिक्स केमिस्ट्री पढ़ा चुका है, साथ ही साथ मैंने 11th-12th को भी मैथमेटिक्स पढ़ाया। इसके अलावा मैं पॉलिटिक और बीटेक वाले को भी कुछ पेपर पढ़ा चुका है। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोग को फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग जो पिछले कक्षा में हम लोग को संख्या के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम लोग उसको शॉर्ट में रिकॉल कर लेते, याद कर लेते कि हम लोग क्या पढ़ा था। दोस्तों, हम लोग प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या जो कहाँ तक चले जाए? अनंत तक चले जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा समुच्च, ठीक है, वैसा सेट जो 1 से अनंत तक हो, ठीक है। मतलब ये संख्या का क्या है? एक समुच्च है, सेट है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि लड़के लोगों का क्या होता है, अपना नकलेस वकलेस का जो है सेट होता है ना, ठीक है। सजावटी से लोगों का अपना एक सेट होता है, बक्सा होता है, ठीक है, जिसमें वो अपना सभी जेवर जवरात को रखती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? नंबर का सेट है, संख्या का सेट है, ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो ये नंबर का सेट को क्या बोलेंगे? ठीक है, हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर बोलेंगे। और समुच्च मतलब कोई भी संख्या, ठीक है, जिसको हम जो सुपरिभाषित है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं? सजा के रख रहे हैं। तो वैसे संख्याओं का जो समूह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्च बोलते हैं, ठीक है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्च कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो कि ये जो नंबर है इसको हमने कैसे सजाया है, तो देखो इसका जो गैप होगा वह सभी में क्या है? 1-1 है, ठीक है। तो ऐसे संख्या जिसमें जो है गैप है वह 1-1 है, तो ऐसे संख्याओं का समूह जो है वह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग को क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो दोस्तों, अब क्या है कि ये जो संख्या है, अगर ये कहाँ से स्टार्ट हो जाए? 0 से, और कहाँ तक जाए? ये 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चले जाए? अनंत तक चले जाए, तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। हाँ, एक दोस्तों ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर है इसको हम लोग एंड से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर को हम एंड से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगी? 0 से लेकर अनंत तक संख्याओं का जो समूह है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल दिए? पूर्ण संख्या बोल दिए, ठीक है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो W से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, सम संख्या क्या होती है? इवेंट नंबर। तो वैसे संख्या जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसको हम लोग क्या करेंगे? सम संख्या, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होगा? तो 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये क्या होगा? सजाया हुआ होगा। इसमें सभी में गैप कितना होगा? 2-2 का होगा। तो ये क्रमबद्ध जो सजाया हुआ समूह है संख्या का, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे, इवेंट नंबर बोलेंगे। ओड नंबर, तो वैसे संख्या जिसमें 2 से विभाजित ना हो वो क्या होगा? ओड नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 3, फिर क्या होगा? 5, 7, 9, ठीक है। तो ये ऐसे संख्याओं का समूह, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? विषम संख्या, ओड नंबर कहलाएंगे। अब क्या? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो वैसे संख्या जिसका गुणनखंड
2 से ज़्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब गुणनखंड क्या होती है, तो ये भी बात आप लोगों को आता होगा कि जैसे 10 है तो 10 में किस किस चीज़ से भाग लगेगा, इसमें 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा और 10 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या जिससे इसमें क्या हो जा रही है, भाग लग जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इसका गुणनखंड कहलाएगी। तो 10 का गुणनखंड क्या हो गया, 1, 2, 5 और 10। ठीक है, तो और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका जो गुणनखंड है वो 2 से क्या ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या जो स्वयं और वन के अलावा कई से विभाजित हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, स्वयं मतलब 1 और स्वयं यहाँ पे क्या हो गया 10 और 1, इसके अलावा और क्या 2, 5 भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब वही है कि 2 से क्या हो जाए ज़्यादा गुणनखंड हो तो वह क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर मतलब वैसे संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, सिर्फ 2 हो। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, मतलब जो स्वयं से और सिर्फ 1 से जिसमें भाग लगे वह क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसे क्या हो गया बताइए, 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या का सेट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पूर्णांक, तो वह सभी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो संख्याएं वह क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। मतलब ये जो इंटीजर है, जितने भी धनात्मक संख्या है, जितने भी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये सभी संख्या क्या का जो सेट होगा वो क्या होगा, पूर्णांक कहलाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सभी क्या ऋणात्मक संख्या, -1, -2, -3, और ये कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। फिर यह धनात्मक 1, 2, 3 ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो ऐसे संख्याओं का सेट क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। इसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको जनरली हम लोग ज़्यादातर आई से डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपने पढ़ा रेशनल नंबर, पिछले कक्षा में आपने पढ़ा, जरूर पढ़ा है प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो दोस्तों आपने पढ़ा कि जो P/Q के फॉर्म में हो, जो P और Q है, अब चूंकि P और Q को तो हम जान नहीं रहे ना कि PQ क्या है, तो PQ क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। PQ क्या है, इंटीजर है। और जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे Q जो है 0 नीचे, मतलब अंश बाय हर, जो अंश बाय हर, ये जो हर है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। इसमें 2 बात आपको क्या याद रखनी है कि जो शांत दशमलव है, ठीक है, टर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल बोलते हैं। जैसे कि 1/4 है, तो जब 1 में आप 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होती है, भाग तो नहीं लगेगी, तो आप यहाँ पे दशमलव देते हैं, दशमलव तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब क्या होगी, 2 बार में लगेगी, तो ये 2 बार में क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, तो अब यहाँ 2 रिमाइंडर और दशमलव है तो अपने मन से क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये कितने बार में लग जाएगी, 20, दैट इज 5 बार में लग जाएगी, ये कट जाएगा। तो यहाँ देखो कि आपको यहाँ पे दिख रही है कि दशमलव के बाद 2 अंक, जिसमें क्या आया, 2 अंक आया, 2 और 5 आया। इसके बाद ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, मतलब ये क्या हो, यहाँ पे रुक गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डिसिमल बोलेंगे। तो ये जो टर्मिनेटिंग डिसिमल है दैट इज 0.25, जो यहाँ पे क्या हो गई, रुक गई, तो ये क्या प्रमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि अब दूसरा है क्या, कि वैसे अनवासानी आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब वैसे संख्या जिसका रेकरिंग जो है रुक नहीं रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तुम लिखते जा रहे हो बट वो रुकेगी नहीं। जैसे 1/3, जैसे 1/3 है, तो आप जब 1 में 3 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, आपको डिसिमल लगाना होगा, दशमलव लगाना होगा, तो आप यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब कितने बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगी, तो 9 आया। रिमाइंडर कितना आएगा, भागफल यहाँ पे मतलब जो है शेषफल जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब दशमलव है तो अपनी ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे 0 आएगी। अब फिर आप क्या करोगे, 3 बार में लगाओगे तो फिर क्या आएगी, 1 आएगी। फिर 3 बार में लगाओगे तो फिर क्या आएगी, 9। तो इस तरह से ये क्या होगी, बढ़ते चली जाएगी। मतलब ये जो है रुकने वाली नहीं है, मतलब कि 0.333333 ये बढ़ते चले जाए। ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अगर कोई ये सोचेगा कि नहीं हम इसको भाग लगा के 0 कर देना है, तो उसका जो है वंश बिता चला जाएगा, बिता चला जाएगा, लेकिन ये क्या होगी, बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, तो ये रुकने वाली नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, मतलब 0.33333333 मतलब 33 ये क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे जो है दशमलव है, इसको हम लोग क्या किसके अंतर्गत रखते हैं, प्रमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। अब अप्रमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होती है, तो वैसे संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, ठीक है, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए और p q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो वो क्या अप्रमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। दोस्तों आप ये भी बोल सकते हो कि वह संख्या जो प्रमेय नहीं हो वह अप्रमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों। और इसमें बात क्या क्या याद रखनी कि जो साल दशमलव होता है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये प्रमेय होती है, ये अप्रमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है। और अनवासानी आवर्ती जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होती है ना, जो दशमलव होती है, वह क्या होती है, प्रमेय संख्या होती है, याद रखना। ठीक है। ये अप्रमेय संख्या नहीं होती है। हाँ, तो फिर अप्रमेय संख्या क्या होती है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है, जो अनवासनीय अनावर्ती होती है, मतलब जिसका जो बढ़ते हुए है ना वह कोई सिस्टमेटिक नहीं हो, जैसे तैसे बढ़े, जैसे ऐसे देखो, जैसे 0.38 9 1 2 3 5 6 7 8 9 1 0, मतलब ये क्या हो गया कि आगे बढ़ते जा रही है, ये रुकेगी नहीं, ये बढ़ते जाएगी, लेकिन कुछ अजीबो गरीबी इसका कहानी होगा, मतलब जैसे तैसे बढ़ती चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या होगा। ठीक है। अब दोस्तों वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होती है, तो दोस्तों अभी तक आपने जितना भी नंबर पढ़ा वह सब किस में आ जाएगी, वास्तविक संख्या रियल नंबर में आ गई, मतलब प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या, ठीक है, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। ऐसे भी जितना नंबर आपने पढ़ा वह प्रमेय संख्या है। ठीक है। और प्रमेय संख्या के बाद जो बचा वह क्या, अप्रमेय संख्या है। अब दोनों जब जुड़ गई तो वह क्या हो गई, रियल नंबर हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। अब याद रखना कि रियल नंबर किसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो भी हो, जिसको लगता होगा कि नहीं संख्या को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप मेरा जो 9th का जो वीडियो होगा आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझको क्लास 10th का नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें जो है जो सब चीज़ यूज़ था तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। ओके बच्चों, तो लेसन फर्स्ट में जो हम लोगों को पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है हम लोगों को, वास्तविक संख्या। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम कहने का मतलब क्या होता है, तो ऐसे कोई भी सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, ठीक है, अगर कोई भी सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की, ठीक है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि देती है। ठीक है, एक विधि प्रदान करती है। आप ये ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास कोई समस्या है, ठीक है, तो उस समस्या है, तो आप वह समस्या आपको कैसे हल होगी, तो आपको कोई अगर स्टेप बाय स्टेप बोले कि आप पहले ये करो, फिर आप ये करो, फिर ये करो, तो वह क्या होगी, आपसे सॉल्व हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। जैसे एक आप एग्जांपल आपको बताते हैं कि आपको शरबत पीना है बट आपको शरबत बनाने नहीं आती है। ठीक है, आपने कभी शरबत नहीं बनाया, तो आप क्या करो, यूट्यूब खोलोगे तो यूट्यूब पे आपको स्टेप बताया जाएगा कि सबसे पहले आप क्या करो, एक गिलास वाटर ले लो, उस वाटर में क्या करो, आप चीनी को मिलाओ। ठीक है, जब चीनी मिल जाएगी तो उसमें आप क्या करो, लेमन का रस उसमें मिला दो। ठीक है, जब उसको मिला लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक आपको स्टेप दिया गया कि आप भाई ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो आप क्या कर लोगे, समस्या आपका क्या होगी, सॉर्ट आउट होगी। तो बस यही चीज़ है, एल्गोरिथम जो होता है वह यही चीज़ को क्या करता है, बताता है कि अगर कोई चीज़ है, मतलब एक तरीका आपको जो बताती है कि भाई ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, तो वह क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वही चीज़ कह रही है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है आपको। ठीक है, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, कि एक ऐसा वेल डिफाइंड आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि आप किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप करके सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एल्गोरिथम हो गई। अब क्या है, प्रेमिका।
तो अब आपके स्कूल लाइफ का ये प्रेमिका नहीं है, बल्कि ये मैथमेटिक्स का प्रेमिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा। तो दोस्तों प्रेमिका दैट इज ये कथन जो सत्यापित हो चुकी है, उस सत्यापित कथन को जब हम किसी और कथन को जब सत्यापित करने में यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। ऐसा समझो कि कोई जो मैथमेटिशियन, ठीक है, कि ये बोले कि ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का जो एक एंगल है वह 90 डिग्री का होता है। एक स्टेटमेंट है वह कि किसी मैथमेटिशियन ने, मान लो पाइथागोरस जी ने ये बोल दिए कि भाई समकोण त्रिभुज में जो है, जो हाइपोटेनस है, ठीक है, जो हाइपोटेनस है, इसके सामने वाला जो एंगल होगा वह 90 डिग्री होगा। आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस का थ्योरम में कि ऐसा ट्रायंगल जिसका जो है हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल क्या हो, 90 डिग्री बनावे, वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये एक स्टेटमेंट है जो मैथमेटिशियन ने दिया। अब इस स्टेटमेंट जो सत्यापित हो चुका है, तो इस स्टेटमेंट को हम दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करें तो वह क्या कहलाएगी, लेमा कहलाएगी। ओके दोस्तों, तो आपको ये भली बात ही समझ में आ चुकी होगी कि एल्गोरिथम क्या होती है। तो एल्गोरिथम जो है स्टेप वाइज आपको जब किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए बताई जाती है तो वह क्या होती है, एल्गोरिथम होती है। और जो कथन क्या हो गया, सत्यापित हो चुका है, तो उस कथन को हम यूज करते हैं दूसरे कथन को प्रूव करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। तो दोस्तों अब एल्गोरिथम जो है वह एक मैथमेटिशियन जो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है, थोड़ा सा नाम अटपटा है, ठीक है, तो इस ये जो मैथमेटिशियन है इसी के नाम से क्या है, ये एल्गोरिथम रखा गया। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें ये क्या है। तो दोस्तों जो दो धनात्मक कोई भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो उसका जो एचसीएफ जिसको हम क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, ठीक है, इसको निकालने का ये क्या है, एक विधि देती है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो ये महत्तम समावर्तक है ना, ये ऑलरेडी आपको आती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती है, आपको महत्तम समावर्तक निकालने के लिए आती है, ठीक है। और आपने पहले से भी जान चुका है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया आप से निकालना जानते हैं आप, ठीक है। वैसे मैं अभी जस्ट बताऊंगा, आपको याद दिलाऊंगा कि ये क्या होती है, ठीक है। और आप इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस और सक्सेसिव डिवीजन प्रोसेस के रूप में भी जानते हैं इसको। तो दोस्तों आपने बचपन में डिवीजन करके आपने एचसीएफ निकालना, महत्तम समावर्तक निकालना सीखा होगा। जैसे मान लो कि ये आपको 2 और 10 का महत्तम समावर्तक निकालना है, तो आप क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं जो बड़ा है। तो इसमें क्या है कि ये 10 बड़ा है किससे, 2 से, तो हम 2 से क्या करेंगे, 10 में डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में लग जाएगी, 5 बार में ये लग जाएगी। तो यहाँ पे चूंकि ये क्या है कि एक बार में ये क्या हो गया, 2 जो है 10 को खत्म कर दिया, मतलब विभाजित कर दिया, तो यहाँ पे जो है ये टोटली कट गई। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एचसीएफ होगा, जो महत्तम समावर्तक होगा, ठीक है, चूंकि 2 एक बार में इसको पूरा कट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो 2 होती है, ये जो 2 होती है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, तो ये आप बोलते हैं कि ये भाजक है, ठीक है। और ये क्या है, 10 क्या हो गई, भाज हो गई, और ये क्या हो गई, भागफल, ठीक है। और ये जो शून्य आया, क्या आया, शून्य, ये क्या हो गई, शेषफल, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। मैं अब बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ। अब जैसे कि आप मान लो कि ये 225 है, ठीक है, और 30 है। अब इसका एचसीएफ आपको बताना है, ठीक है। तो क्या है, आपको तो ये भी आता होगा, तो आप क्या करोगे, 225 में 30 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब बताओ कितने बार में लगेगी, तो ये 7 बार में लग जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 210। अब यहाँ पे देखो 5 और ये 1,
और ये क्या हो गया, कट गया। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि यहाँ पे जब हम 30 से डिवाइड किए तो एक बार में ये क्या हो गया, पूरा नहीं कटा, यहाँ पे क्या हो गया, कुछ शेषफल, यहाँ पे कुछ शेषफल आ रहा है। यहाँ पे देखो अगर इसी फॉर्म, इसको हम ऐसे आपको बताएं कि 2 को मान लो कि ये a है, ठीक है, 2 को मैंने क्या मान लिया, a है, और 10 को मान लिया कि ये b है, ठीक है, ये क्या है, b है, और ये जो भागफल यहाँ पे आया है ये मान लो क्या है, q आया, क्या आया, q आया, और रिमाइंडर क्या बचा, 0, रिमाइंडर मतलब जो शेषफल है वो क्या बचा, 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जब आप उस फॉर्म को यहाँ पे बता रहा हूँ कि मान लो 225 को आपने, आप बोलो b है, ठीक है, और आप किस चीज़ से भाग दे रहे हैं, a से भाग दे रहे हैं मान लो, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो है जो भागफल है वो 0 नहीं आ रहा। मान लो यहाँ पे जो आपका जो भागफल आया वो r आया, और जो मतलब जो शेषफल है वो क्या आया, आपका r आया, और जो भागफल है वो q है, ठीक है, इस फॉर्म में ये आ रही है। और यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 है, तो वह इस फॉर्म में ये जो है 2 10 जब इस कर रहे हो तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप बचपन में पढ़े होंगे, मतलब अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कि जो शेषफल है वह 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तब क्या करोगे, तो आप बोलोगे भाई, जो 30 को बोलोगे भाई आपने तो पूरा इसको डिवाइड नहीं कर पाया, पूरा इसको 0 नहीं कर पाया, तो अब तो भाई तुमको ही भाग लगाऊंगा। तो ये कौन बोलेगा, शेषफल बोलेगा कि लो अब मैं तुमको ही भाग लगाऊंगा, ठीक है। तो ये जो 30 है वह कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 2 बार में भाग लग जाएगी, ठीक है, तो 2 बार में यहाँ पे भाग लग गई। तो अब जो है मतलब अब जो ये क्या आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे जो शेषफल आ गया वह क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो HCF होगा, ठीक है, जब 0 आ गया तो 0 के जस्ट ऊपर जो भाजक होगा, तो 0 के जस्ट ऊपर भाजक क्या है, 15 है, तो ये HCF हो जाएगा, ठीक है। हम और भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ मैंने एक रिकॉल कराया कि आपने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में ऐसा आपने पढ़ा होगा HCF निकालने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोगों को यही पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसको यूक्लिड जी के स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, तो आप दोस्तों ये चीज़ भी जानते हैं कि जो भाज होता है वह क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि इस फॉर्म में जब हम इसको, ये जो है a से जब b में भाग दिए तो यहाँ पे क्या आया, भागफल q और रिमाइंडर 0 आया, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो इसको अगर हम जो है इस फॉर्म में यहाँ पे सजाएं तो देखो दोस्तों क्या बताया कि जो b में हम भाग दिए किससे, a से, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया था, मैंने रिमाइंडर 0 लिखा था, और जो भागफल है वो मैंने q लिखा था। तो इस फॉर्म में अगर हम लिखे तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ, भाजक नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाजक, और ये क्या हो जाएगा भागफल, और ये शेष। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो b इक्वल टू, ठीक है, भाज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक बताओ a इंटू क्यू, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना दोस्तों। फिर दूसरा था क्या, दूसरा में देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या था, बच रहा था ना, यहाँ पे 15 बचा था ना, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या बोल दिया, r बोल दिया। तो इसको अगर हम लिखे, मतलब a है, b है, और यहाँ पे क्या है q है, और रिमाइंडर क्या बचा, r बच गया। तो इसको इस फॉर्म में अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे बताओ, b इक्वल टू, ये दोनों गुना हो जाएगा a इंटू क्यू, और प्लस क्या आ जाएगी रिमाइंडर, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको। तो बस इस फॉर्म में लिखने
को ही क्या बोलते हैं हम लोग, यूक्लिड जी का जो स्टेटमेंट है बस यही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो जो हम लोग अब देखेंगे, तो यूक्लिड जी का जो विभाजन प्रेमिका है, ठीक है, यूक्लिड जी जो डिवीजन लेमा दिए तो उसमें वो क्या बोले, तो बोले कि जो दो धनात्मक पूर्णांक आपको पता है ना, इंटीजर, ठीक है, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी आ जाएंगे, धनात्मक भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएंगे। मतलब जो ए और बी है ये क्या है, पूर्णांक है। मतलब जो ए और बी है ये क्या होंगे, इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी क्या है, अगर आपको दिया हुआ है और इसके साथ साथ आपको जो है दो पूर्ण संख्या दिया हुआ है, मतलब क्यू और आर, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। मतलब ए और बी क्या है, इंटीजर है, और क्यू आर क्या है, होल नंबर है। तो इसने बोला किस फॉर्म में लिखने के लिए, मतलब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है मैंने जो आप लोग को पीछे बताया, ठीक है, बस यही चीज़ है। मतलब भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, भाज, और ये क्या हो जाएगा, बी भाजक हो गया, क्यू क्या हो गया, भागफल, और ये जो आर होगा वह शेष होगा। ठीक है, तो अब ये इस आर के बारे में यूक्लिड जी क्या बोले कि ये जो आर है, ठीक है, ये डिवीजन जो लेमा है, ठीक है, विभाजन प्रेमिका है, तो ये तब सत्यापित होगा जब आर जो है वह क्या होना चाहिए, या ये जीरो हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, पूर्ण संख्या, मतलब क्यू और आर जो है क्या किसमें लाइक कर रहा है, पूर्ण संख्या में, ठीक है, होल नंबर में। तो आर जो है जीरो हो सकता है, ठीक है, और जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और लेकिन ठीक है, ये जो बी है, ठीक है, बी क्या है, तो भागफल, ठीक है, नहीं बी क्या है, भाजक, बी क्या है, भाजक, ठीक है, तो बी क्या है, भाजक। तो भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसने क्या बोला कि जो आर है, ठीक है, वह जीरो से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन भाजक जो बी है इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज यूक्लिड जी का स्टेटमेंट है कि अगर दो धनात्मक, और दूसरी बात याद रखना है कि जो ए और बी है, ठीक है, वह क्या है, इंटीजर तो है, लेकिन ये कौन सा इंटीजर है, धनात्मक इंटीजर, मतलब आई प्लस है। अगर धनात्मक बोले तो क्या हो जाता है, साइन आई प्लस। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, धनात्मक इंटीजर हो गए। तो इसके बारे में क्या हो गया कि अगर ए बी दो धनात्मक इंटीजर हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, और दो पूर्ण संख्या, मतलब जो है क्या है, क्यू और आर हो, तो उसको हम लोग क्या किस फॉर्म में लिखे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। जहाँ पे जो शेष है, जो आर है, वह जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, बट जो बी है, ठीक है, जो भाजक है उससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट किसने दिया, यूक्लिड जी ने दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए कि यूक्लिड जी का जो स्टेटमेंट है, जो लेमा है, जो प्रेमिका है, वह क्या है। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक पहेली बुझाते हैं। ऐसा सोचो कि जो पहेली है वह ये बोल रहा है कि एक विक्रेता जो अंडा बेचने के लिए सड़क पे जा रहा था, ठीक है, एक आलसी व्यक्ति जिसको कोई काम नहीं था, ठीक है, वह क्या किया ना, उसे वाकयुत छेड़ दिया, और वाकयुत इतनी बढ़ गई ना कि वह जो आलसी व्यक्ति क्या किया, उसका अंडा पकड़ के पटक दिया। ठीक है, तो अंडा टूट गई। तो अब क्या करेगा बेचारा, तो व्यापारी क्या किया, पंचायत बैठाया, तो उसमें बोला कि ये जो आदमी है वह मेरा क्या किया, अंडे तोड़ दिए, तो ये मेरा रुपया दे, अंडे का दाम दे। तो पंचायत ने पूछा व्यापारी से कि ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम्हारे कितने अंडे टूटे। तो उस व्यक्ति जो व्यापारी थे उसने क्या बोला, तो उसने बोला दो दो गिनने पे एक बचा, दो दो जब गिना
अंडे को, तो उसके क्या होता है, टोकरी में एक अंडा बच जा रहा है। फिर 3-3 करके जब वह गिना, ठीक है, 3-3 अंडे को जब एक एक अलग अलग पे रखा, समूह बना के 3-3 को, तो क्या होता है ना, 2 बच जाता है, मतलब 2 अंडा उसकी टोकरी में बच जाता है। ठीक है, फिर जब 4-4 करके जोड़ा लगाया ना, तो उसके टोकरी में क्या होता है ना, 3 अंडा बच जाता है। फिर क्या हुआ, जब 5-5 करके जोड़ा लगाता है अंडे का, तो 4 अंडा उसके टोकरी में बच जा रही है। फिर जब 6-6 करके वो जोड़ा लगाया ना, ठीक है, 6-6 करके जो है वो अंडे को रखा, तो क्या हो गया कि 5 अंडा उसके टोकरी में बच जाता है। हाँ, जब 7-7 करके जब वह जोड़ा लगाया अंडे का, तो उसके टोकरी में एक भी अंडा नहीं बचता है, मतलब जो है रिमाइंडर, बात समझ में आ रही है, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो और एक बात इसने और भी बताया कि मेरे टोकरी में 150 अंडे से ज़्यादा नहीं आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या जानकारी मिली कि उसके टोकरी में 150 अंडे से ज़्यादा नहीं आ सकती है। तो 2-2 गिनने पे 1 बचा, 3-3 गिनने पे 2 बचा, 4-4 गिनने पे 3 बचा, 5-5 गिनने पे 4 बचा, 6-6 गिनने पे 5 बचा, 7-7 गिनने पे कुछ नहीं बचा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यूक्लिड जी का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, उस फॉर्म में इसको लिखना सीखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, जब 2-2 गिना, ठीक है, जब 2-2 गिना तो 1 बचा, तो इसको कैसे हम उस स्टेटमेंट में लिखेंगे, तो कितने अंडे उसके टोकरी में थे ये तो मुझको पता नहीं है ना बच्चों, बस हमको ये पता है कि उसके टोकरी में 150 अंडे से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ये तो ऑब्वियसली है कि मैथमेटिक्स में तो माना, हम लोग को जब नहीं पता होता तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लिया कि उसके टोकरी में कितने अंडे हैं, A अंडे हैं। मान लिया कि उसके टोकरी में A अंडे हैं। अब A क्या है वह तो मुझको अभी पता नहीं है। ठीक है, तो अब A अंडे उसके टोकरी में होंगे, तो जब वो 2-2 का जोड़ा लगाया तो कितना बचा, 1 बचा, मतलब उसका जो 2 से हम जब उसके टोटल कितने अंडे A हैं उसमें जब 2 से भाग दिया तो कितना बचा, 1 बचा। और भागफल क्या है, तो भागफल भी हमको नहीं पता कितने हैं। अब वह तो हमको नहीं पता ना कि ऑब्वियसली अंडे कितने थे उसमें, ये तो नहीं पता है ना, तो हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे मान लिए ये क्या है, B है। तो इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इसको A = भाज बराबर भाजक 2 गुना भागफल, मैंने माना क्या है, B प्लस रिमाइंडर, क्या हो जाएगा, 1। ये पहला स्टेटमेंट हो गया कि 2-2 गिनने पे क्या हुआ, 1 बचा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 3-3 गिनने पे 2 बचा। ठीक है, मतलब जब उसके टोकरी में कितने अंडे मैंने माना है, A अंडे, तो 3-3 मतलब 3 से डिवाइड करने पे कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो अब यहाँ पे भागफल मुझको तो नहीं पता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे मान लो C। तो इसको अब हम कैसे लिखें, तो ये हो जाएगा, बताओ, भाज क्या हो गया, A, अब भाजक 3 गुना C प्लस 2। ठीक है, अब देखो फिर क्या हो गया, ये दूसरा हो गया स्टेटमेंट। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि 4-4 गिनने पे क्या होना चाहिए, 3 बचा। तो मतलब कि टोटल अंडे कितने थे माने हैं, माने A। अब इसमें 4 से जब हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा बच्चों। और अब तो भागफल हमको नहीं पता है ना, तो यहाँ पे C माने थे तो यहाँ पे D मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, A = 4A, नहीं ये क्या, ये दोनों गुना होगा ना, तो 4D प्लस क्या हो जाएगा, 3। तो ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया। बात समझ में आया। और भी स्टेटमेंट है तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटली इरेज हो जाएगा। अब क्या बचा, तो मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब क्या कह रहा है कि 5-5 गिनने पे 4 बचा, मतलब टोटल अंडे मैंने कितना माना है, A माना है। इसमें मैंने जब 5 से भाग दिया तो कितने बचे, 4 बचे। तो अब मैंने कहाँ तक माना था, B C D मान चुका था, तो अब इसको मैं E मान लूँ। तो अब क्या हो जाएगा, भाज A भाजक 5 गुना भागफल E प्लस शेष 4। ठीक है, तो ये आपके हो गए चौथा स्टेटमेंट। अब क्या हो गया,
कि जब 6 गिनने पे 5 बचा, मतलब अब टोटल अंडे ए में अगर हम किससे भाग दें, 6 से भाग दे तो कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। ठीक है, अब फिर हमको भागफल नहीं पता है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एफ। क्या मान लिए, एफ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज बोले तो ए, भागफल एफ और भाजक 6, तो क्या हो जाएगा 6 गुना एफ प्लस 5। तो ये हो गया स्टेटमेंट 5वां। अब क्या बोला कि साथ साथ गिनने पे कुछ नहीं बचा, मतलब ये हुआ बच्चों कि जब टोटल अंडे जो मैंने माना है ए, इसमें मैं किसने से भाग दे दिया, 7 से जब भाग दूंगा तो रिमाइंडर मतलब शेषफल वह क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मान लो कि यहाँ पे तो कुछ भागफल होगा ना, तो इसको कुछ मान लो जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट लिखोगे यूक्लिड के विभाजन प्रेमिका के अनुसार से, तो ये हो जाएगा भाज दैट इज ए, भाजक 7 गुना भागफल जी प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो a इक्वल टू क्या आ गया 7g, मतलब रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 है। तो इससे एक चीज पता चला कि जो उसके पास जो टोटल अंडे होंगे, उसके पास जो टोटल अंडे होंगे ना, वह 7 का मल्टीपल में होगा। ठीक है, क्या पता चला कि उसके पास जो टोटल अंडे हैं वह किसके मल्टीपल में होगा, 7 के मल्टीपल में होगा। और दूसरी बात, ये ओवरऑल इस पहले से हमको यूक्लिड जी का जो विभाजन प्रेमिका था, तो उसका जो स्टेटमेंट था a बराबर बी क्यू प्लस आर, उस फॉर्म में हम लोगों को लिखने आया कि नहीं आया, हम लोगों को लिखने आ गया। क्या दोस्तों, आया? उम्मीद है आपको आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मेनली मुझको इस पहली में आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए, यूक्लिड का जो विभाजन प्रेमिका उस स्टेटमेंट में लिखने के लिए आपको बताना था। ठीक है, लेकिन अगर है कि नहीं इस पहली का आंसर क्या होगा, तो उसके लिए क्या है कि आपको ये तो पता चल गया ना दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा, मतलब जो उसके पास टोटल अंडे हैं टोकरी में, वो किसके मल्टीपल में है, 7 के मल्टीपल में है। तो अब देखो 7 का मल्टीपल लिख लो ना, 7 14, फिर क्या होगा 21 28 35 42 49, फिर क्या होगा बताओ 56 63 70 77 84, अब क्या होगा बताओ 91, फिर क्या होगा 98, फिर क्या होगा 105, फिर क्या होगा 112, फिर 119। ठीक है, इसके बाद क्या होगा 126, फिर क्या होगा 133 140 147। तो ये देखो सभी क्या है 7 का मल्टीपल में है। ठीक है, मैंने क्या किया 7 7 का 7 7 दूना 14, मतलब फैक्टर करते जाओ 7 21 7 चौक 28 35 42 49 56 63, मतलब हम क्या किए 7 का मल्टीपल में लिख दिए। कहाँ तक, ठीक है, लेस देन 150, क्योंकि उसके टोकरी में 150 से ज़्यादा अंडा नहीं अट सकता है, मतलब 150 होगा या 150 से कम होगा। तो हम क्या किए 7 के मल्टीपल में हम क्या किए 150 तक नंबर को लिख दिए, जितना नंबर आ सकता है। अब क्या करो तुम सभी स्टेटमेंट को चेक कर लो इसमें कि 2 से भाग देने पे क्या आना चाहिए, 1 बचना चाहिए, 3 से भाग दोगे तो 2 बचना चाहिए, 4 से भाग देने पे 3 बचना चाहिए, 5 से भाग देने पे 4 बचना चाहिए, 6 से भाग देने पे 5 बचना चाहिए, और 7 से, क्योंकि 7 का फैक्टर है ऑलरेडी, तो 7 से भाग दोगे इसमें किसी में भी तो वह क्या आ जाएगा, भागफल 0 आएगा। तो बाकी ये स्टेटमेंट को चेक कर लो, तो जो सेटिस्फाइड कर देगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आपको समझाने के लिए, जैसे मान लो कोई एक नंबर 42 है, ठीक है, तो 42 में जब आप 2 से भाग दोगे तो 2 से भाग देने पे क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, ये तो टोटल कट जाएगा ना, तो भागफल 0 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये क्या नहीं होगा ना। उसी तरह से फिर देखो कि आप जैसे 3 है,
3 से भाग देने पे क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। जैसे 63, इसमें 3 से भाग दोगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर जब 5 से भाग दोगे तो क्या बचना चाहिए, 3 बचना। देखो जब 35 में तुम 5 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा चेक कर लो कि कौन सा इसमें आंसर होगा। तो जब आप चेक करोगे तो देखोगे कि जो 119 है ना, ये सबको सेटिस्फाइड कर देगा। जब 7 से इसमें भाग दोगे तो भागफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 2 से भाग दोगे तो भागफल 1 आएगा, जो शेषफल है वह 1 आएगा। और जब 3 से भाग दोगे तो जो शेषफल होगा वह 2 आएगा। और जब 4 से भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा। 5 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। और 6 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये ओवरऑल जो स्टेटमेंट है सबको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस पहेली का जो आंसर होगा मतलब 119 होगा। मतलब उसके टोकरी में कितने अंडे होंगे, 119 होंगे। तो दोस्तों यूक्लिड जी का जो स्टेटमेंट था, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, तो उसको यूज करके हम लोगों को क्या पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। इसको फिर यहाँ से हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बातें और मैंने जो पढ़ाया आपको अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और इसको लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे जो अप स्टडी ऐप है आप उसको विजिट कीजिए। क्लास जो है 12 जुलाई से रेगुलर चलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।